Hello and good morning, everyone. Welcome to Daily News Analysis for 22nd May 2022. आज मैं सिद्धार्थ कुमार आपका गाइड और मेंटर इस प्लेटफॉर्म पे आपका डेली न्यूज एनालिसिस लूंगा एंड रोज की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहा है दैट फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस थे, फ्यूल टैक्सेस थे पेट्रोल और डीजल पे, उसको जो है कम कर दिया है। साथ में 200 रुपीज की सब्सिडी भी दी है एलपीजी सिलेंडर्स पे। और ये सारे मेजर्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को जो है कर्ब करने के लिए जो है ये सारे मेजर्स लिए गए। यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी और ये मेजर्स कैसे लिए। साथ में फ्यूल प्राइसेस के बारे में भी जानेंगे कि कैसे फ्यूल प्राइसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये जो रिडक्शन है, सेंट्रल ने जो अपने फ्यूल टैक्सेस में रिडक्शन किया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका अगला जो आर्टिकल है दैट इज गवर्नमेंट्स वांट टू कीप आउट लुक आउट सर्कुलर डिटेल्स अंडर रैप्स। तो बेसिकली कुछ लोग जो एक्यूज होते हैं कुछ क्राइम के, राइट, जिनके अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा होता है, एफआईआर हो चुकी होती है, तो कई बार देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। तो ऐसे लोगों को टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लिविंग द कंट्री और जो प्रोसीडिंग्स है उनको जो है बीच मिडवे में छोड़ के जाने से प्रिवेंट करने के लिए यू नो लुकआउट सर्कुलर इशू करती है। तो इस आर्टिकल में देखेंगे कि क्या कौन कौन सी एजेंसीज लुकआउट सर्कुलर इशू कर सकती हैं और इसके साथ क्या इशू है, व्हाई गवर्नमेंट वांट टू कीप इट अंडर रैप्स। और गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है कि क्यों गवर्नमेंट जो है लुकआउट सर्कुलर बिफोर हैंड नहीं बता सकती उसको, जबकि दूसरी साइड उन लोगों का कोर्ट ने क्या कहा था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके बारे में, ये सब यहाँ पे देखेंगे। थर्ड वन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज होल्स इन बायोडाइवर्सिटी बिल। तो आप सबको पता है, वी हैव अ बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 में आया था। ठीक है, इस एक्ट का पर्पस क्या था? फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि इस एक्ट को अमेंड करने के लिए एक बिल है जो पार्लियामेंट में पुटअप किया गया है एंड जो है एक कमिटी जो है उसको स्टडी कर रही है। तो उस बिल में कई इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज यहाँ पे जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। साथ में यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। एंड नेक्स्ट इज, तो व्हाई इज टर्की अगेंस्ट स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो। सो बेसिकली आपने देखा होगा अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो कर रहे हो कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो है नेटो को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, राइट। नाउ यहाँ पे इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि पहली बात, इन्होंने अभी क्यों एप्लीकेशन डाली, इससे पहले तक अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया था नेटो। और टर्की, जो टर्की है वो क्यों अपोज कर रहा है इनको, राइट। और यहाँ पे सी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे तरीके से मैप में दिखा भी रखा है, कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ दूसरी न्यूज है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन वो हम सारी न्यूज देखेंगे। दो तीन न्यूज जो हैं, एक हाइपरटेंशन को लेके है, हाइपरटेंशन एंड बीपी को लेके न्यूज है। बाकी एक दो इकोनॉमिक न्यूज है छोटी मोटी, ईवी टोल को लेके है, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल्स को लेके, और भी थोड़ी बहुत माइनर न्यूज है, उस सबको हम देखेंगे। So let's start. And again, before starting, let me inform you, we have launched the second batch. तो अब हमने सेकेंड बैच लॉन्च कर दिया है फॉर द फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2023। तो बैच जो है जुलाई से स्टार्ट होगा। एंड अगेन एज अर्लियर बैच, इसमें भी 1000 प्लस आवर्स लाइव क्लासेस हैं। वी विल इंश्योर कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन विद मेंटरशिप सपोर्ट। ठीक है, एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, डेडिकेटेड आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग क्लासेस हैं। साथ में आपको नोट्स और वैल्यू एडेड मटेरियल भी मिलेगा, डेली क्विज भी होगा, फोर्टनाइटली आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो है कवरेज होगा थ्रू वीकली क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में तो देयर इज अ क्वेरी फॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कुड फिल दैट क्वेरी फॉर्म एंड वी विल रीच आउट टू यू, हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। So this was just a piece of information. Now let's start. So सबसे पहली चीज जो सेंटर स्लैशेस फ्यूल टैक्सेस एंड सेट्स 200 सब्सिडी। तो बेसिकली अभी जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया कि मेनली टू रीन इन दी रनवे इन्फ्लेशन। सो अभी जो है इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है। नाउ
ये इन्फ्लेशन ज्यादा होने का, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन क्या है, राइट? व्हाट आर दी रीजन? सो आई होप आप लोग इतने दिनों से डेली न्यूज फॉलो कर रहे होगे, तो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स कि क्या रीजन है इन्फ्लेशन होने का। एक तो आप सबको पता होगा कि दैट इज द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, राइट? व्हाट आर दी अदर रीजंस? ओके, प्लीज ट्राई टू टेल मी इन दी कमेंट्स, एंड आल्सो टेल मी, ये भी बताना कि जो अभी इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश रीजंस क्या है, कि डिमांड पुल फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लेशन कॉज कर रहे हैं, और कॉस्ट पुश फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लेशन कॉज कर रहे हैं। तो डू टेल मी दिस इन दी कमेंट्स, ठीक है? इससे पता चलेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ड्यूटी कट्स किए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, कितना, राइट? 8 रुपीज ऑन पेट्रोल एंड 6 रुपीज ऑन डीजल, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो पेट्रोल का प्राइसेस है 9.5 रुपीज पर लीटर जो है कम होगा, जबकि डीजल का 7 रुपीज पर लीटर। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 8 रुपए कट किया और 6 रुपए कट किया, जबकि प्राइस जो है 9.5 और 7 रुपीज पेट्रोल और डीजल पे कम होगा। तो ये भी आप सोच के बताना क्या है रीजन इसका, वैसे आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और 200 रुपए की सब्सिडी भी दी है एलपीजी फॉर पुअर, एंड ऑल्सो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन प्लास्टिक एंड स्टील प्रोडक्ट, राइट? तो कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज में चेंज किया है, जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटीज कम किए, जबकि फाइनल प्रोडक्ट है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी लगाई है, ठीक है? एंड ओवरऑल यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो। सो अगर मार्च 2014 में देखें तो क्या एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर सेंटर की, 10 रुपीज थी, राइट? फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब 32 रुपीज हो गई थी आपकी, ये जो है मई 20 से अक्टूबर 21 में यहाँ पे 32 रुपीज हो गई थी। फिर वापस जो है अभी ये सारे कट्स के बाद जो है 19.9 रुपीज पर लीटर हो गई, ठीक है? सो आप देख सकते हो कि जो भी पेट्रोल प्राइस है उसमें एक मेजर कंपोनेंट आपका सेंटर का एक्साइज ड्यूटी है। इनफैक्ट लेट्स सी कि पेट्रोल प्राइसेस मूव कैसे करते हैं। तो देखो, जो पेट्रोल आता है ओरिजिनल जो होता है, ये होता है आपका क्रूड ऑयल, राइट? सो क्रूड ऑयल का देखो, ये प्राइसेस अभी के नहीं, ये पुराने प्राइसेस हैं, बट यस ये ग्राफ आप यूज कर सकते हो समझने के लिए कि क्या जो है सिनेरियो, कैसे जो है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं और इतने ज्यादा क्यों बढ़ते हैं, उसमें स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का कितना रोल है। तो बेस प्राइस, सो ये बेसिकली क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में। अब आप पूछोगे कि सर इंटरनेशनल मार्केट में ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया 80% ऑफ क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, राइट? सो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द प्राइसेस इज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है? अगर ये ज्यादा होगा, और ये रिसेंटली ज्यादा है, वाई? ये अभी ज्यादा क्यों है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पे इफेक्ट पड़ा है, उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इसीलिए इंडिया भी ज्यादा प्राइसेस पे इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए। दूसरा कॉस्ट आता है फ्रीट का, राइट? जो उसको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगह ले जाने का, राइट? फिर होता है कि क्या प्राइस जो है डीलर्स चार्ज टू डीलर्स, राइट? डीलर्स क्या अपना कमीशन वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है? सो एक्साइज ड्यूटी ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? और जो ये जो है 32 थी, अब रिड्यूस होके कितनी हो गई? 19.9, ठीक है? सो अब जो है इसको रिडक्शन हुआ है, इसमें 2 बार रिडक्शन किया था, इससे पास्ट में भी किया था। उसके बाद फिर डीलर अपनी फिर से कमीशन लेगा, राइट? ऑन एन एवरेज 3 रुपए कुछ होता है, राइट? अभी इट मे बी डिफरेंट, राइट? और उसके बाद होता है वैल्यू एडेड टैक्स, राइट? वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये कौन इम्पोज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और इन सब के बाद जो है फाइनल प्राइस जो होता है रिटेल प्राइस, राइट? ये जो होता है कौन पे करता है? ये प्राइस आपको पे करना पड़ता है कंज्यूमर, ठीक है? दिस इज द प्राइस दैट कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द पेट्रोल, ओके? तो यहाँ से आप समझ भी सकते हो एक चीज कि अगर सेंटर 8 रुपए कम कर रहा है और 6 रुपए कम कर रहा है, तो इतना 9.5 रुपीज क्यों कम हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो है टैक्स पे टैक्स लगता है, जो सेंटर का एक्साइज ड्यूटी का टैक्स है उसके ऊपर वैट लगता है, राइट? सो बिकॉज जो सेंटर का टैक्स पे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, एज अ रिजल्ट प्राइस ज्यादा बढ़ता है। तो अगर सेंटर का टैक्स कम होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगेगा टोटल अमाउंट वो भी कम होगा, एज अ रिजल्ट प्राइस रिडक्शन ज्यादा होगा, राइट? एंड गवर्नमेंट ने जो है इट हैज अर्ज्ड, आवर प्राइम मिनिस्टर हैज अर्ज्ड फॉर फ्रॉम नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स कि वो लोग भी जो है अपने जो है प्राइसेस कम करें। और ये जरूरी इसलिए था बिकॉज इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई।
रिटेल इन्फ्लेशन जिसको हम सीपीआई से मेजर करते हैं वो 7.8% है। जबकि अगर आपको पता हो जो टारगेट रिजर्व बैंक को दे रखा है और जो आइडियल माना जाता है फिर वो है 4 to 6% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो 4 to 6% के बीच में होना चाहिए आपका इन्फ्लेशन। ओके, और अगर होलसेल इन्फ्लेशन जो डब्ल्यूपीआई के थ्रू मेजर करते हैं इट इज एट 15%, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा है इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पुअर पे, राइट। क्यों? मान लो कोई पर्सन है जिसकी इनकम 1,000 100 रुपए पर डे है, और एक और पर्सन है जो 10,000 रुपए पर डे कमाता है, राइट। अगर उसके डेली कंजम्पशन के आइटम्स देखें, तो अगर मान लो एक बेसिक चीज फूड आइटम देखें कि से योर ग्रेन आटा, आटा ले लेते हैं, राइट। ग्रेन्स वीट ले लेते हैं, राइट। वीट में जो नॉर्मली मान लो अज्यूम कर लो 10 रुपए का था, उस पर 2 रुपए बढ़े, राइट, 12 रुपए हो गया। तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू वन अर्निंग 10,000। इस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम वुड बी मच मोर देन कंपेयर टू अ रिच पर्सन। इसलिए बोलते हैं कि पुअर आर वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन, राइट। इसके अलावा दूसरे क्या मेजर्स लिए हैं, राइट। एक तो ये जो मेजर लिया है इससे 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू का लॉस होगा गवर्नमेंट को। सब्सिडी 200 पर गैस सिलेंडर अप टू 12 सिलेंडर्स फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम उज्ज्वला योजना। तो पीएम उज्ज्वला योजना एक स्कीम थी जिसके थ्रू जो है पुअर पीपल थे उन हाउस होल्ड्स में जहाँ पे ये जो है कुकिंग फ्यूल प्रॉपर नहीं यूज किया जा रहा था, या फिर जो है वुड वगैरह यूज किया जा रहा था, तो उनको जो है कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना और उनको जो है क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करना, उसके लिए एक स्कीम थी, राइट, पुअर हाउस होल्ड्स के लिए। ठीक है, तो अगेन इसमें भी जो इसके बेनिफिशियरीज हैं इनको 200 रुपीज पर गैस सिलेंडर फॉर 12 गैस सिलेंडर जो है सब्सिडी दी जाएगी, राइट। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज अ बर्डन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इनफैक्ट ओवरऑल जो है देर वॉज 43% राइज इन सऊदी सीपी, जो बेंचमार्क है जहां से एलपीजी इंपोर्ट का बेंचमार्क है, क्योंकि एलपीजी भी हम काफी इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ओवरऑल ये रिडक्शन जो है हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने में। और जहां तक कस्टम ड्यूटीज की बात करें, तो कुछ रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक को बनाने में यूज होते हैं उन पे जो है जहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंस हाई है वहां पे कस्टम ड्यूटीज कम की गई, राइट। इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, राइट। जो फाइनल प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो कम होंगे, राइट। और जो एमएसएमई जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली स्टील, नाउ स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो इसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी काफी चीजें जो हैं इंपोर्ट की जाती हैं, राइट। काफी रॉ मटेरियल्स और इंपोर्ट ड्यूटी दैट्स वाई कम की गई है ताकि स्टील के प्राइसेस कम हो। साथ में स्टील की अवेलेबिलिटी रहे कंट्री में, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी की है ताकि इंडिया में स्टील रहे, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है स्टील आए, तो इंडिया से स्टील बाहर ना जाए, इसलिए इंडिया से जो है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन स्टील, ताकि एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करे, सो दैट डोमेस्टिकली स्टील की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहे, तो स्टील के प्राइसेस जो हैं दे वुड बी कंट्रोल, राइट। एंड ओवरऑल वन ऑफ द रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, क्या रीजन है ये सब चीजों का कि जो इतना आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर चीज के, जो ग्लोबल इकोनॉमी इतना फेस कर रही है, दैट इज दिस करेंट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। इट हैज डिसरप्टेड सप्लाई चेन और काफी गुड्स का शॉर्टेज क्रिएट कर दिया है। जिनका शॉर्टेज क्रिएट हुआ है वहां पे जो है आपकी इन्फ्लेशन हो गई, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ अगर बेसिक देखा जाए तो इट्स नथिंग, मतलब इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाने का नहीं है। तो लुकआउट सर्कुलर होते हैं, राइट। तो लुकआउट सर्कुलर इशू किए जाते हैं अगेंस्ट पीपल जिनके अगेंस्ट केस चल रहे हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग जो है देश छोड़ के भाग सकते हैं, राइट। बट एक कंसर्न इसमें ये आया था कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर, राइट। तो मैनी टाइम पीपल वर अनअवेयर कि उनके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर, जब वो एयरपोर्ट पे जाते थे तब उनको पता चलता था कि उनके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर इशू हो रखा है, और उनको जो है वहां से रोक लेते हैं, राइट। तो इसी में केस भी हुआ था एक, राइट। काफी केसेस वगैरह भी होते हैं, बट उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन लुकआउट सर्कुलर इशू कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये लुकआउट सर्कुलर इशू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस दी थी। स्पेशली विजय मलाया के केस के बाद काफी एजेंसीज को, क्योंकि विजय मलाया जो है ही वाज अ फ्यूजिटिव, ही वाज एन इकोनॉमिक ऑफेंडर, उसके अगेंस्ट केस चल रहा था, और वो जो है यूके में भाग गया। और अब आप सबने देखा है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू प्रोसिक्यूट अ क्रिमिनल जो देश छोड़ के भाग गया, या प्रोसिक्यूट अ पर्सन जो अक्यूज्ड है हु हैज लेफ्ट द कंट्री, राइट। सो उसके बाद जो है एमएचए ने काफी एजेंसीज को एम्पावर कर दिया था
टू इशू लुकआउट सर्कुलर, ताकि जो लोग एक्यूज है वो देश छोड़ के भाग ना सके, राइट। तो काफी एजेंसी जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, डीआरआई हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट, इवन हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आफ्टर विजय मल्ल्या केस, इवन हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कैन इशू लुकआउट सर्कुलर, राइट। और लुकआउट सर्कुलर ऐसा नहीं कि रैंडमली इशू कर सकते हो, इशू करने से पहले एफआईआर नंबर और कोर्ट केस नंबर जो है ये मैंडेटरीली प्रोवाइड करना होता है, साथ में पासपोर्ट डिटेल्स और अदर डिटेल्स भी देनी होती है, राइट। नाउ एक्सेप्शनल केसेस में जो है 2010 में एक ऑफिस मेमोरेंडम था, उसके बेसिस पे एक्सेप्शनल केसेस में जैसे कोई सस्पेक्ट है, टेररिस्ट है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, या लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में एक्सेप्शनल केसेस में जो है लिबरलाइज्ड गाइडलाइन से लुकआउट सर्कुलर इशू करें। अगेन एक केस हुआ था अप्रैल 5 को, जहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अगेंस्ट नूर पॉल, राइट। सो दैट पर्सन वाज अ गारंटर फॉर अ बैंक लोन, राइट, और इनके अगेंस्ट जो है लुकआउट सर्कुलर इशू कर रखा था, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड अल्टीमेटली व्हेन जो है इसमें जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि आप ऐसे रेंडमली नहीं इशू कर सकते, बिफोर इशूइंग लुकआउट सर्कुलर, या आप जब भी कर रहे हो आपको एक कॉपी सर्व करनी चाहिए पर्सन को, उसको रीजंस बताने चाहिए, प्लस इशू करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी, राइट, देनी चाहिए उसको कि आपके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर इशू किया है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए, राइट। बट अगेन इन चीजों पे जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने इन कमेंट्स पे जो है क्या किया था, स्टे कर दिया था कि रीजंस देने की जरूरत नहीं है, राइट। और उसके पीछे आर्ग्यूमेंट ये था गवर्नमेंट का कि अगर हम बिफोर हैंड बता दें किसी को कि उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर इशू करने वाले हैं, राइट, तो इफ वी टेल अ पर्सन बिफोर हैंड लुकआउट सर्कुलर इशू करने से पहले उसके अगेंस्ट उसको बता दे कि आपके अगेंस्ट इशू कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बोलना है पोस्ट डिसीजनल अपॉर्चुनिटी, या आपको कुछ बोलना है या करने वाले हैं तो आप बताइए। तो इसमें आर्ग्यूमेंट यही था कि जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं वो बाईपास कर सकते हैं सिस्टम को, एस्केप कि इशू होने से पहले ही बिफोर इट टेक्स इफेक्ट वो जो है कंट्री छोड़ के भाग सकते हैं, राइट। तो दैट वाज द रीजन, राइट। बट अगेन जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो 12 महीने के लिए वैलिड होता है, और if there is no fresh request from the agency it will be automatically revived, right। तो ओवरऑल बेसिकली आर्ग्यूमेंट दो हैं। एक साइड ये बोला जाता है कि बिना बताए लुकआउट सर्कुलर आप इशू कर रहे हो तो यू आर वायलेटिंग सम राइट्स, एक तरफ तो राइट्स वायलेट हो रहे हैं इंडिविजुअल के, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट भी समवेयर इट साउंड्स लेजिमेट कि अगर बिफोर हैंड बता देंगे कि लुकआउट सर्कुलर इशू कर रहे हो तो दे मेड एस्केप, वो भाग जाएंगे, पहले ही भाग जाएंगे, राइट। तो टेल मी योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है कि दो आर्ग्यूमेंट से, एक साइड की पहले बिफोर हैंड बताना चाहिए उनको, राइट, उनको जो है पोस्ट डिसीजनल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, गिव अ बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट इन दी कमेंट्स, ओके, कि क्या बिफोर हैंड बताना चाहिए, राइट, या फिर उनको नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो अगर बता दिया तो वो एस्केप कर जाएंगे। सो टेल मी वॉट एवर योर ओपिनियन इज इन दी कमेंट्स। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, होल्स इन बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो बेसिकली इसको करने से पहले समझ लेते हैं दो चीजें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और यूएनसीबीडी, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। सो दिस इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, और ये कब हुई थी साइन, अर्थ समिट इन 1992, याद रखना, अर्थ समिट 1992 में जो है साइन हुई थी, and it entered into force in 29 December 1993, right। इसका it is again, remember it is legally binding, याद रखना, it is legally binding, और तीन मेन गोल हैं इसके। what are the three main goals? Conservation of biodiversity, sustainable use of biodiversity, and fair and equitable sharing of benefits arising from use of genetic resources। तो काफी जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ऐसे नेचुरली हमारे नेचर में प्रेजेंट है, और या फिर जिनके रिगार्डिंग काफी ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो अगर इनका यूज किया जा रहा है तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज कोई इंडिविजुअल नहीं ओन कर सकता, ये पूरे नेचर की है, पूरी कम्युनिटी की है, इसलिए इससे जो बेनिफिट आते हैं दे शुड बी शेयर्ड विथ एवरीवन इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, राइट। सो आई होप ये थर्ड वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट टू इजी है समझने में, थर्ड वन ये है कि काफी जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, कई नेचुरल प्लांट्स होते हैं जिनके एक्सट्रैक्ट्स वगैरह यूज किए जाते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में या फिर इवन मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये जो नेचुरल प्लांट हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट्स यूज किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये केमिकल्स या कंपाउंड्स किसी कंपनी ने रिसर्च करके बनाए। जैसे नॉर्मल जो आप मेडिसिन लेते हो उस पर तो पेटेंट होता है, राइट,
और वो पेटेंट को आपने देखा है, पेटेंट के कारण कई बार क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन भी होता है कि बहुत हाई प्राइसेस पे मेडिसिन मिलती है। तो इन केस ऑफ जो कंपाउंड ऐसे आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहां तो पेटेंट्स मिल जाता है, वहां पर देखा है फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग नहीं होती। बट जो जेनेटिक नेचुरल रिसोर्सेस हैं, राइट, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, उसकी जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं वो सारी कम्युनिटी ओन करती, कोई इंडिविजुअल कंपनी ओन नहीं करती। और इसीलिए अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी उस जेनेटिक रिसोर्स को यूज करके कोई मेडिसिन बनाती है या फिर कुछ भी करती है, राइट, तो उसका जो है बेनिफिट्स जो होते हैं वो पूरी कम्युनिटी को फेयर और इक्विटेबल वे में शेयर होने चाहिए। और ये जो है पर्पज है इस कन्वेंशन का, राइट। एंड ये जो कन्वेंशन है सीबीडी, इट कवर्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स, इकोसिस्टम लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे और जेनेटिक रिसोर्सेस के लेवल पे भी, राइट। ये याद रखना, इस टाइप के पॉइंटर्स ही आपको जो है प्रिलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। और ये जो है सीबीडी इट ऑल्सो कवर्स बायोटेक्नोलॉजी थ्रू कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है। और जो गवर्निंग बॉडी है इसके लिए इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट, ये अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये हर 2 साल में मीट करती है टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड सेट प्रायोरिटीज एंड कमिट वर्क प्लान, ठीक है। और सीबीडी के परसुएंस में ही, क्योंकि इंडिया ने भी ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है, रेटिफाई किया है, इसीलिए इंडिया ने इनेक्ट किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसका भी एम जो है सिमिलर है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, मैनेजिंग इट्स सस्टेनेबल यूज, fair and equitable sharing of benefits arising out of the use and knowledge of biological resources with local communities। क्योंकि काफी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज लोकल कम्युनिटीज के पास है, और उन लोकल कम्युनिटीज ने इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो है कंजर्व किया है, राइट। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे सारे इसके जो है की एम्स देख सकते हो, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट जो आपको पहले ही बता दिया है, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरियाज जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और कैसे करेंगे, रिमेंबर दिस, उनको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करके, राइट। और ये कैसे डिक्लेयर होती हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इज ऑल्सो वन ऑफ द objectives of this act, protection of rich biodiversity and associated knowledge against their use by foreign individuals and organizations without sharing benefits arising out of such use, and check biopiracy। So biopiracy, तो बायोपायरेसी का मतलब ही ये होता है कि पायरेसी का मतलब ये होता है कि आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई नॉलेज को जो है आप जो है, जैसे पायरेसी होती है मूवीज वगैरह की, राइट। तो मूवीज एक टाइप की, पायरेसी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसको बिना उसकी परमिशन के और बिना पैसे दिए यूज कर रहे हो, जैसे पायरेसी होती है, राइट, मूवीज इन सब की, राइट, तो दैट इज वेयर यू आर वायलेटिंग समबडीज इंटेलेक्चुअल राइट, राइट। बायोपायरेसी के केस में जो काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की और एसोसिएटेड नॉलेज है, जो इंडिया की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल पीपल हैं, जिन लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है, वो नॉलेज उनकी है, राइट। तो उनकी नॉलेज को फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है बिना मिसयूज ना करें, या फिर उनको जो है बिना उनकी परमिशन के या बिना उनसे बेनिफिट शेयर किए हुए यूज ना करें, ऐसी बायोपायरेसी को चेक करने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया था, राइट। और यही सारे ऑब्जेक्टिव्स इंप्लीमेंट करने के लिए देयर इज ऑल्सो फंड इज क्रिएटेड एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। साथ में एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया, याद रखना, इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर। देयर इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। और ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एक प्रिपेयर करता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है, बेसिकली लोकल लेवल पे जो भी सारी बायोडाइवर्सिटी है, उसके जो भी सारे यूज है, जो भी सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड, उस सबको डॉक्यूमेंट करता है। और इसी नॉलेज को जो डॉक्यूमेंटेड है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनबीए और एसबीबी और ये बीएमसी जो है काम करती है, ठीक है। तो again, NBA and SB are required to consult BMCs in decision relating to bioresource and related knowledge within their jurisdiction। वही चीज जो मैंने आपको बताई, राइट। और इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स प्रायर इंटीमेशन टू एसबीबी टू ऑब्टेन, कोई भी लोकल लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी या कोई भी बायो रिसोर्स यूज की जा रही है, जो कम्युनिटी को बिलोंग करती है, किसी ट्राइबल कम्युनिटी को, या जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको यूज करने से पहले कोई भी इंडियन इंडस्ट्री को इट हैज टू इंटीमेट दी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, उसको बताना पड़ेगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को कि ये जो है लोकल रिसोर्स, लोकल नॉलेज है, मैं यूज कर रहा हूँ, राइट।
एंड अगर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पता चलता है कि ये या तो इट इज अगेंस्ट द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज या इसको यूज करके वो प्रॉपरली बेनिफिट शेयर नहीं कर रहे, तो इट कुड रिस्ट्रिक्ट दैट इंडस्ट्री फ्रॉम यूजिंग दैट बायो रिसोर्स, राइट? और एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट सम एक्टिविटीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए, राइट? लाइक कोई भी पर्सन जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स जो इंडिया में है उसकी रिसर्च या उसका कमर्शियल यूज बिना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के परमिशन के नहीं कर सकता, राइट? और इस जो रिसर्च अगर की भी है परमिशन के साथ, तो उसके रिजल्ट्स को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना एनबीए के परमिशन के, राइट? और कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्लेम भी नहीं कर सकता कोई भी इन्वेंशन जो बायोलॉजिकल रिसर्च जो इंडिया में मिली है उसके थ्रू विदाउट द परमिशन ऑफ एनबीए, ठीक है? तो ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक्स, राइट? एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या ये जो है अमेंडमेंट बिल है, राइट? तो आपने देखा कि ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसका एम है टू प्रोटेक्ट जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि अगर उसका यूज हो तो बेनिफिट जो उसका मिले वो सबको इक्वली मिले। ये प्राइमरी पर्पज है, राइट? और इसके लिए काफी सारे जो है 3 टियर स्ट्रक्चर है और जो है आपका बीएमसी है, इट डॉक्यूमेंट्स दी लोकल बायोडाइवर्सिटी। याद रखना, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी उसकी क्या है? टू डॉक्यूमेंट लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज इन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये थी, इसको अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी कि ओवरऑल देखा गया कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, राइट? और बहुत ही हैवी, तो बोला जा रहा है कि इट हैज बिकम टू स्ट्रिक्ट एंड टू हैवी, कि बहुत ही ज्यादा कंप्लायंस बर्डन है। तो काफी जो चीजों का रिसर्च वगैरह करके जो है लोकल नॉलेज वो है उसका रिसर्च करके काफी ग्रेटर लेवल पे जो है बेनिफिट हो सकते थे, बट नहीं हो पाए क्योंकि कंप्लायंस बर्डन इतना हाई है कि इसमें जो है कोलैबोरेटिव रिसर्च और जो है इन्वेस्टमेंट्स या फिर पेटेंट्स के लिए लोग जो है आ ही नहीं रहे, क्योंकि पेटेंट्स पे नहीं आएंगे तो कंपनी जो है रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं लगाएगी, राइट? तो इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन है, देयर इज अ नीड टू कहीं ना कहीं इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, थोड़ा जो है इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है, राइट? दूसरा चीज ये बोला गया है टू वाइडन द स्कोप ऑफ लिविंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विद लोकल कम्युनिटीज फॉर फर्दर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो है स्कोप वाइडन करने के लिए जो है इसमें कुछ चेंजेस लाए। ऑल्सो थर्ड थिंग इज टू एग्जेम्प्ट रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो आयुष जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफी जो है बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की रिसोर्सेज काफी हर्ब्स वगैरह यूज होती है। अगेन ये सारी हर्ब्स कहाँ पे फॉल करती हैं? दिस अगेन फॉल अंडर दी एम्बिट ऑफ योर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, राइट? ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके अंडर, राइट? जो है लोकल बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, सो इट इज प्रोटेक्टेड देयर। सो सिंस ये लोग जो है ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करते हुए आए हैं, राइट, रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स, इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए, राइट, जो है, और ये एक्सेस करते हैं कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को, तो इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए जो है प्रोविजन किया गया इन दिस अमेंडमेंट बिल। तो ओवरऑल अमेंडमेंट बिल क्या कर रहा है? इट इज बेसिकली गिविंग सम एग्जेम्पशंस, राइट? और थोड़ा बहुत डाइल्यूशन कर रहा है, और डाइल्यूशन और ये एग्जेम्पशन देने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है और उससे जो रिलेटेड नॉलेज है इसका बेटर यूज हो, राइट? इसका बेटर यूज हो, ठीक है? किस चीजों से एग्जाम कर रहा है? फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की अगर आयुष प्रैक्टिशनर्स वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, तो उनको अब जरूरत नहीं, अगर ये बिल पास होता है अमेंडमेंट, तो उनको जरूरत नहीं होगी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को जो है प्रायर इंटीमेशन देने की, राइट? बट दूसरी साइड आर्ग्यूमेंट ये है कि इट विल लीड टू बायोपायरेसी। इससे जो है कई बार क्या होगा, सिंस अगर उनको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो दे वुड बी यूजिंग इट विदाउट शेयरिंग द बेनिफिट्स या विदाउट इन्फॉर्मिंग दिट, तो लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज वो लोग यूज करना शुरू कर देंगे बिना लोकल पीपल को जो है उसका बेनिफिट शेयर किए, राइट? And it will also exempt Ayush manufacturing companies from needing approvals from NBA, right? So अगर आयुष मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कोई प्राइवेट कंपनी आ जाएगी एंड इट विल स्टार्ट यूजिंग लोकल बायोडाइवर्सिटी, सो अगेन जो कोर प्रोविजन था जो हमने पीछे देखा बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, ये उसको वायलेट करता है, राइट? तो ओवरऑल एक और चीज है कि ये जो आयुष प्रैक्टिशनर्स और जो कंपनी के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आर्टिफिशियल कई बार जो है बैक एंड तरीके से जो है आयुष प्रैक्टिशनर्स क्या कर सकते हैं, कंपनीज को जो है नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर वो इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, राइट? और इसकी फिर वो मेडिसिन वगैरह या कुछ भी बना के जो है बेच सकते हैं, राइट? सो इट वुड लीड टू अब्यूज ऑफ लॉ, इट वुड डाइल्यूट द अथॉरिटी ऑफ एनबीए, ऑब्वियसली क्योंकि एनबीए से अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट?
बिकॉज अब कंपनीज को जो है अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट विल बी डाइल्यूटिंग। एंड अप्रूवल भी अब कब लेना है? कमर्शियलाइजेशन के टाइम पे लेना है, राइट। पेटेंट के लिए अब अप्रूवल नहीं है, सबसे बड़ी बात। पहले पेटेंट भी अगर आप इंटेलेक्चुअल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्लेम कर रहे हो कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स, तो एनबीए का अप्रूवल लेना था। अमेंडमेंट क्या कहता है कि पेटेंट के वक्त आपको अप्रूवल नहीं लेना है, जब आप कमर्शियलाइज कर रहे हो तब अप्रूवल लेना है, राइट। तो इससे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगेन इट विल लीड टू बायोपायरेसी। और एक और चीज, इससे पहले जो भी ऑफेंसेस करता था इस एक्ट के अंदर, देवर क्रिमिनल ऑफेंसेस, राइट। अब इन सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अब इनको सिविल ऑफेंसेस बना दिया, राइट। सो इनकी जो है बेसिकली ये क्या करता है, इसकी डिटेरेंट पावर जो है कम कर देता है इस एक्ट की, राइट। और भी दूसरी शॉर्टकमिंग्स ये हैं कि बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में भी कई चैलेंजेस थे, राइट। वाइल इम्प्लीमेंटिंग देम देयर वर सेवरल चैलेंजेस, क्योंकि हैं प्रोविजंस, बट कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि क्या बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, राइट। और कहाँ से कितना पैसा किस कंपनी को मिला है, ट्रेडर को जिसने ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज किया है, और कितना पैसा उसने दिया है, इसको लेके कोई नॉलेज ही अवेलेबल नहीं है। और एग्जाम्पल भी देता है, जैसे एक इरुला कोऑपरेटिव था तमिलनाडु में। सो इट यूज द ट्रेडिशनल नॉलेज जो वहाँ के लोकल पीपल की नॉलेज थी फॉर कलेक्टिंग स्नेक वेनम, राइट। सो उनकी लोकल नॉलेज यूज की कि हाउ टू कलेक्ट द स्नेक वेनम, राइट। जो ये वेनम फिर ये लोग किसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे थे। बट ओनली वन कंपनी एग्री टू पे, कि सिर्फ एक ही कंपनी ने एग्री किया टू पे कि जो चलो ये नॉलेज हमने यूज की, इससे हमें बेनिफिट हुआ है, तो हम हमें जो बेनिफिट हुआ है, ये नॉलेज तो लोकल पीपल की थी, तो उनको हम जो है पे करें, सिर्फ एक ही कंपनी एग्री की है, राइट। तो ओवरऑल बेसिक ये जो इश्यूज हैं कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कंपनीज पे नहीं कर रही हैं, राइट। दे आर रिक्वायर्ड टू पे 3 to 5% ऑफ एक्सट्रैक्टेड बायो रिसोर्सेज और बिटवीन दिस मच, राइट। बट एंड इन मोस्ट केसेस कोर्ट केसेस भी हुए हैं, कंपनीज हैव टू सीक प्रायर अप्रूवल एंड मेक पेमेंट्स टू एनबीए एंड स्टेट बोर्ड्स, राइट। बट अगेन ओवरऑल इट वाज नॉट क्लियर हु वाज रिक्वायर्ड टू पे, कितना पे किया गया है, और वो पेमेंट उनको गई भी है या नहीं गई। तो ये जो चैलेंजेस हैं, राइट, रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन, इनसे भी ये एक्ट डील नहीं करता। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं, दैट इज टर्की अगेंस्ट स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो। तो बहुत ही अच्छा मैप दिया हुआ है यहाँ पे, प्लीज इस मैप को अच्छे से देखना, देखो। और आपके लिए एक होमवर्क भी है, ये नॉर्वेजियन सी है, ये नॉर्थ सी है, ये बार्कटिक सी है, ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये वाली कौन सी सी है, ये वाली कौन सी सी है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना ये कौन सी सी है यहाँ पे ब्लैक सी के नीचे, ठीक है। और आर्जियन सी कहाँ है, प्लीज लोकेट इट, ठीक है। आर्जियन सी आपकी कहाँ पे है, ये कौन सी सी है, प्लीज टेल मी इन दी कमेंट्स बिलो, ठीक है। ये मैप जरूर जो है रशिया यूक्रेन ये जो एरिया का मैप है, ट्रस्ट मी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए होमवर्क है, प्लीज एटलस खोल के इस मैप में सारी सीज क्या लोकेशन हैं, स्ट्रेट्स कौन कौन से हैं, राइट। और भी जो सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स वो हैं वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे से दे रखा है नेटो की मेंबरशिप को लेके, फाउंडर्स दे रखा है ब्लू कलर में, राइट। डू गो थ्रू दिस मैप वंस, ओके। तो ओवरऑल बेसिकली क्या है, रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का इन्वेजन जो है, रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है, राइट। उस इन्वेजन से डर के स्वीडन और फिनलैंड ने, दो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, राइट, दे हैव अप्लाइड फॉर्मली अप्लाइड टू ज्वाइन नेटो, राइट। एंड अगेन दिस चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ द रीजन। अभी तक जो है आपका स्वीडन और फिनलैंड दे वर न्यूट्रल, दे हैड मेंटेन्ड अ न्यूट्रलिटी एंड नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। अभी तक न्यूट्रलिटी एंड नॉन अलाइनमेंट, बट अभी ये चेंज आया है। तो लेट्स सी व्हाई दिस चेंज। एंड आल्सो टर्की जो एक नेटो मेंबर है, रिमेंबर दिस, टर्की, ये रहा टर्की आपका, इट इज अ नेटो मेंबर सिंस 1952, इज अपोज्ड टू फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइनिंग ऑन द ग्राउंड्स कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। नाउ दिस इज समथिंग, कुर्दिश इंसर्जेंट आउटफिट्स जो हैं वहां पे, उनको उनसे लिंक्स हैं, ये कह के जो है टर्की इज अपोजिंग द एंट्री ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड, राइट। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम जानेंगे, नेटो का एक प्रिंसिपल है कि हर एक मेंबर के पास वीटो है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें कि क्यों स्वीडन और फिनलैंड जो अभी तक न्यूट्रल और नॉन अलाइंड थे, राइट, बोलने के लिए थे, अभी तक इन्होंने नेटो ज्वाइन नहीं किया था, अभी ऑल ऑफ अ सडन क्यों ज्वाइन करने लगे। सी, अगर स्वीडन की बात करें तो उसने लास्ट वॉर फाइट किया था 1814 में, राइट, दैट वाज स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन वॉर, ओके।
नो, ये वॉर वगैरह क्या था ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट स्वीडन रियलाइज्ड कि इट इज बेटर, यू नो, आफ्टर दिस वॉर इट रियलाइज्ड दैट पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इज बेटर, क्योंकि इसका नेबरहुड बहुत ही हॉस्टाइल है, इसलिए न्यूट्रल रहो, किसी की भी साइड मत जाओ। सो इट स्टेड आउट ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स एंड कोल्ड वॉर, इसलिए किसी ने टारगेट भी नहीं किया। तो Sweden realized that being non-aligned, and being neutral is something that works for it, right? और क्योंकि नेबरहुड इतना हॉस्टाइल था, रशिया, आपको पता है वर्ल्ड वॉर्स वगैरह में जो है जो सब हुआ था, राइट? सो दैट्स व्हाई इतने हॉस्टाइल नेबरहुड इट रिमेन न्यूट्रल एंड इट, सो दैट्स व्हाई इट स्टेड आउट ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर एज वेल एज कोल्ड वॉर, राइट? बट फिनलैंड के ये केस उल्टा है, राइट? स्वीडन ने ये देखा कि दूर रहने में ही, युद्ध से दूर रहने में ही फायदा है, और न्यूट्रल रहने में, कोई साइड नहीं देने में फायदा, राइट? फिनलैंड का ये था कि फिनलैंड को जो है आपका इनिशियली जो है ये था कि रशिया ने जो है इन्वेड किया था, राइट? तो फिन्स फिर जो है बाद में नाजीज को भी ज्वाइन करके दे अटैक्ड सोवियत यूनियन, दे फॉट, राइट? एंड दे फॉट बोथ द साइड्स, राइट? बट जब फिनलैंड सफर्ड द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टू वॉर्स, राइट? तो फिनलैंड ने दोनों जो है वॉर्स, वर्ल्ड वॉर्स वगैरह में जो है पार्टिसिपेट किया, राइट? एंड इट सफर्ड अलॉट, ओके? सो वंस इट सफर्ड अलॉट इट रियलाइज कि ये जो है साइड्स लेने में फायदा नहीं है, और युद्ध करने में नुकसान ही होता है। सो दैट्स वाई फिर से वो जो है पावर कॉन्टेस्ट में सेकंड नहीं होना चाहिए था। दैट्स व्हाई इट आल्सो अडॉप्टेड न्यूट्रलिटी एज सेंटर पीस ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। तो एक ने जो है बिना वर्ल्ड वॉर्स में सफर करके फिनलैंड ने सीखा कि न्यूट्रलिटी इज बेटर, और स्वीडन ने बिफोर इट उसके स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर से ही सीख लिया था कि स्टेइंग आउट ऑफ बीइंग न्यूट्रल हेल्प्स स्टे आउट ऑफ वॉर्स, राइट? क्योंकि वॉर किसी भी कंट्री में हो, कोई भी कंट्री कर रही हो, इट ऑलवेज पुश, दोनों जो कंट्री कर रही है और दोनों जो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं वॉर में, उनके लिए इट लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस ओनली, राइट? कई बार जो है दे आर पुश्ड बैक, राइट? तो स्वीडन और फिनलैंड ने अब क्यों एप्लीकेशन डाली नेटो की? तो जब स्वीडन और फिनलैंड ने देखा कि रशिया इज वायलेटिंग दी वीक सॉवरेनिटी ऑफ ए वीकर पावर, राइट? उनको भी ये डर लगने लगा कि कल को रशिया उनको भी इन्वेड कर सकता है, राइट? तो दे आर थिंकिंग कि अगर हम नेटो के मेंबर बन जाएं, सो इट विल एक्ट एज अ डिटरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल फ्यूचर अटैक। नाउ अब आप देख सकते हो आयरनी, यू कुड सी द आयरनी। रशिया जो है, नाउ द बिगेस्ट आयरनी इज, रशिया यूक्रेन पे अटैक क्यों कर रहा है? यूक्रेन पे क्योंकि यूक्रेन नेटो से क्लोज हो रहा था, राइट? सो रशिया ने सोचा कि मैं यूक्रेन पे अटैक करता हूँ ताकि दूसरे लोगों को मैसेज जाए कि नेटो से क्लोज ना हो। बट रशिया के यूक्रेन को अटैक को देख के स्वीडन और फिनलैंड ने सोचा कि हमें यूक्रेन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेटो ज्वाइन करें तो इट वुड बी अ डिटरेंस, ये रशिया को प्रिवेंट करेगा उन पर अटैक करने से। सो आप देख सकते हैं इसी तरीके से एक आयरनी है, या फिर एक एस्केलेशन साइकिल भी बन सकता है, ठीक है? एंड अगेन डिटरेंस क्यों? क्योंकि नेटो का एक प्रिंसिपल है कि अगर कलेक्टिव डिफेंस का, राइट? नेटो का प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का, कि अगर नेटो में से किसी भी सारे मेंबर्स में से किसी भी एक पे किसी ने अटैक किया, तो सब कलेक्टिवली जो है जिस भी कंट्री ने किसी भी एक नेशन पे उनमें से मेंबर पे अटैक किया है, सब कंट्री जो है कलेक्टिवली उस पे वॉर डिक्लेयर कर देंगी और जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? तो दैट्स वाई एज स्वीडन और फिनलैंड ने सोचा कि अब देखो रशिया ने यूक्रेन के साथ ये किया है, हमारे साथ भी कर सकता है, तो वी नीड अ डिटरेंस, राइट? साथ में ओवरऑल ऑलरेडी स्वीडन और फिनलैंड आर काफी क्लोज हैं वेस्ट से, यूरोपियन मेंबर्स, ईयू के मेंबर्स हैं, राइट? उनके साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स किए नेटो के साथ, इंटेलिजेंस और सपोर्ट भी किया नेटो को मिलिट्री मिशन में। तो ऑलरेडी स्वीडन और फिनलैंड काफी क्लोज हैं, राइट? सो उनको इसलिए और भी डर है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो है रशिया उन पर अटैक कर सकता है, रशियन रिटेलिएशन का फियर है उनके ऊपर। तो दैट्स वाई यू नो दे ऑलवेज थॉट कि दे थॉट दैट दिस इज द राइट टाइम टू और अभी क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि अभी रशिया की जो है, अगर पहले करते तो पॉसिबिलिटी होता, बट अभी रशिया क्योंकि इंगेज है यूक्रेन से कॉन्फ्लिक्ट में, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है और काफी लंबा चल चुका है वॉर, तो दे आर अवेयर कि रशियन ट्रुप्स जो है दे आर वॉर्न आउट अ बिट, राइट? तो अभी इमीडिएट में तो फिनलैंड और स्वीडन पर अटैक नहीं करेगा, राइट? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम कि अभी ज्वाइन कर लेते हैं, ओके? तो ओवरऑल रशिया की पोजीशन क्या है? तो रशिया के अकॉर्डिंग सी इट इज नॉट मच ऑफ अ थ्रेट, ठीक है? तो सी इन 2000, जैसे 1999 में जर्मन यूनिफिकेशन, नेटो ने जो है बार बार एक्सपैंड किया है, राइट? 1999 में 3 ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, दे बिकेम नेटो मेंबर्स। फिर 2004 में 7 मोर कंट्रीज बिकेम 3 बाल्टिक नेशन,
एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, राइट, जिन सब की बॉर्डर्स किससे हैं, रशिया से, राइट। तो अभी तक तो है रशिया ने जो है ब्लॉक को एक्सपैंड किया था, कुछ नहीं कहा था। बट 2008 में जब जॉर्जिया और यूक्रेन ने किया, राइट, और ब्लैक सी, क्योंकि ब्लैक सी रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देख रहे हो रशिया आपका, अगर रशिया देख रहे हो, रशिया को रास्ता चाहिए मेडिटेरेनियन सी का, और मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन का, तो वो ब्लैक सी से ही जाता है। तो अगर ब्लैक सी में ऑलरेडी टर्की आ गया, ठीक है, अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता तो रशिया के लिए तो फिर जॉर्जिया ही बचता, तो रशिया के लिए रास्ता बहुत ज्यादा बंद हो रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो जब 2008 में ज्वाइन किया था, एट दैट टाइम रशिया रिस्पॉन्डेड मिलिटरीली, राइट। तो ओवरऑल बेसिकली रशिया कह रहा है इमीडिएटली, राइट। तो लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, बट इमीडिएटली रशिया ने कहा है कि जो है फिनलैंड जो है शेयर करता है बॉर्डर, और ये जो बॉर्डर है अभी एज ऑफ नाउ इट इज नॉट, राइट। तो पुतिन ने कहा है प्ले डाउन प्ले द डेवलपमेंट, सेइंग नॉर्डिक कंट्रीज ज्वाइनिंग नेटो डज नॉट पोज एनी इमीडिएट थ्रेट। तो इमीडिएट टर्म में कोई थ्रेट नहीं, ठीक है। अब बट टर्की को क्या प्रॉब्लम है, राइट। और जो मैं आपको बताया था कि नेटो में सारे डिसीजंस यूनानिमसली लिए जाते हैं, यानी सबके एग्रीमेंट के साथ। एक 30 मेंबर में से एक भी मेंबर नहीं मानता, तो दैट इज अ वीटो, फिर वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और टर्की कह रहा है कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी या पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, राइट, ये कुर्ड्स हैं। कुर्ड्स बेसिकली दे आर अ माइनॉरिटी, राइट, टर्किश कुर्दिश माइनॉरिटी है, राइट। टर्की में भी है, सीरिया में भी है, 4-5 जगहों पे। और ये जो 4-5 नेशंस में है, और ये चाहते हैं खुद का कुर्दिस्तान बनाना, राइट। सो इनका खुद का मूवमेंट चलता है, इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रहा है टर्की वगैरह में, राइट। तो वाईपीजी इज द आर्म विंग ऑफ सीरियस कुर्दिस्तान, तो इनका पूरा ये मूवमेंट चल रहा है, राइट। और टर्की कह रहा है कि इस मूवमेंट को जो है आपके स्वीडन और फिनलैंड सपोर्ट करते हैं, सो दैट्स व्हाई, राइट, इट इज अपोज टू द एंट्री ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड इन NATO, right? So Erdogan जो है he has cracked down on these groups also, Kurdish groups, क्योंकि ये जो है they pose a threat to the Turkish sovereignty, right? टर्की के जो है एरिया में कुर्दिश ग्रुप्स हैं, they want their own कुर्दिस्तान। तो ये जो है इंसर्जेंसी वगैरह कर रहे हैं, so it poses a threat, और टर्की के लिए ये टेररिस्ट है, राइट। तो टर्की हैज जस्टिफाइड दिस एक्शन क्लेमिंग दैट दे एंड देयर एसोसिएट पॉलिटिकल ग्रुप्स आर टेररिस्ट, राइट। लाइक एक मूवमेंट भी था, फेतुल्ला गुलेन मूवमेंट, राइट, रिलीजियस सेक्ट लेड बाय यूएस बेस्ड गुलेन इज एक्यूज्ड ऑफ इस जो है इन्होंने एक बार कूप भी करने की कोशिश की थी टर्की में, राइट। एंड स्वीडन एंड फिनलैंड ने जो है 33 पीपल जो वांटेड हैं उनको एक्सट्रेडिट करने से भी मना कर दिया है, राइट। सो ऑल दीज आर थिंग्स जो विच आर कॉज ऑफ कंसर्न, जिसके कारण जो है टर्की जो है अपोज कर रहा है स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री इन नेटो, राइट। एंड ओवरऑल अब आगे क्या होगा, सी इट वुड टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि नेटो में अप्लाई किया इमीडिएटली आज किया कल हो जाएगा, इट वुड टेक टाइम, राइट। 20 मंथ, एक बार लास्ट टाइम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया जो 2020 में एंटर किया था, 20 मंथ्स हुए थे। इससे पहले मॉन्टेनेग्रो 18 मंथ्स हुए थे। तो इट वुड टेक टाइम, राइट। अगर हो सकता है इस टाइम में, अगर मे बी इस टाइम के बीच में अगर रशिया सक्सीड हो जाता है यूक्रेन में, देन देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इनको डिटर करने के लिए रशिया जो है इनमें भी अटैक लॉन्च कर दे, राइट। बट अगर नहीं करता, देन we will see what happens, right? Now there are some other articles that we need to go through, some minor articles, right? One is on EV tolls. So EV tolls is basically nothing, electronic vertical takeoff and landing aircraft, right? So basically, India aim कर रहा है to deploy these, right? And India is in talks with many manufacturers of these. US कनाडा में बहुत सारे जो हैं इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। As soon as वहाँ पे जैसे अप्रूवल मिलता है, इंडिया विल टॉक विद दोज मैन्युफैक्चरर्स, राइट। एंड उनको कहेगा कि इंडिया में आके आप ईवी टोल मैन्युफैक्चर करो, बिकॉज इट इज बीइंग सेड दैट ये जो ईवी टोल्स हैं, दे विल बी दी फ्यूचर अर्बन मोबिलिटी, यानी वर्टिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, राइट। जैसे अभी क्या होता है, प्लेन्स जो होते हैं, ये आपका एयर स्ट्रिप होता है, प्लेन्स ऐसे वर्टिकली नहीं उड़ सकते, वो ऐसे उड़ते हैं, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग हो सकती है, तो ये जो है आपकी एयर कैप्स वगैरह और एयर मोबिलिटी में जो है काफी जो है मतलब एक लीप ला सकती है, राइट। So this was told by Mr. Sindhya, right, at speaking at India at 2047, right, seventh edition of India Ideas Conclave organized by India Foundation, a think tank, okay। So उस पे जो है एयर मोबिलिटी के लिए, राइट, अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए जो है ईवी टोल्स पे जो है इंडिया फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो है एयरक्राफ्ट।
इसके अलावा गवर्नमेंट ट्विक्स ड्यूटीज टू एड स्टील सेक्टर, सो ये जो है वहां पे पड़ा था, इसको डिटेल में बता दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है कुछ रॉ मटेरियल की जैसे कुकिंग कोल और फेरो निकल, राइट, ये यूज किया जाता है स्टील बनाने में, इन पे रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है इन पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई है, राइट। एंड ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर बढ़ा दी गई, क्योंकि ये रॉ मटेरियल भी स्टील बनाने में यूज किया जाता है, तो रॉ मटेरियल ताकि डोमेस्टिकली अवेलेबल रहे फॉर स्टील प्रोडक्शन, दैट्स वाई आपका जो है ये जो है इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि इसको एक्सपोर्ट ना करे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके। सिमिलरली कुछ स्टील इंटरमीडिएट्स पे भी जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है लिखी हुई चाइना प्लस वन, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। तो चाइना प्लस वन डिनोट्स अ स्ट्रेटजी। सी अभी जो कोविड वगैरह हुआ इससे पता चला कि चाइना पे, सिर्फ चाइना पे नहीं डिपेंड कर सकते हम सप्लाई चेन के लिए, चाइना के अलावा एक और नेशन चाहिए, सब कंट्रीज को लगाइए, राइट। तो वी नीड अ अल्टरनेटिव सप्लायर टू चाइना, राइट। ये सिर्फ यूएस नहीं, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज भी चाहती हैं। सो दिस इज नोन एज चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, और ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी की चीज है, ठीक है। ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फर्म्स, राइट। तो क्योंकि चाइना के अलावा नेक्स्ट नंबर पे इंडिया ही आता है जो एक ग्लोबल लेवल पे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई कर सकता है, राइट। So this is it for today's newspaper, right? Most of the things are covered, and I hope it was useful for you. Thank you very much, and see you again tomorrow. And from Tuesday, Sitinder sir will be taking the daily news analysis.